नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैं आपसे प्रतिष्ठित किताबों के बारे में बात करता हूँ, उनकी समीक्षाएँ करता हूँ। आज मैं आपसे जिस किताब के बारे में बात करूँगा, वह समाज की मान्यताओं, कुरीतियों और कुप्रथाओं के परिप्रेक्ष्य में समर नाम के एक युवा लड़के की जीवन कहानी है, जिसमें वह पारिवारिक परिस्थितियों और अंतर्द्वंदों से गुजरता है। इस किताब का नाम है सारा आकाश और इसे लिखा है साहित्य संसार में नई कहानी नाम से एक नई विधा को आरंभ करने वाले जाने-माने साहित्यकार और उत्कृष्ट कहानीकार राजेंद्र यादव जी ने। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं इस किताब से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के युवाओं की मानसिकता को अपनी अद्वितीय लेखन शैली के माध्यम से उद्घाटित करने वाले हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार राजेंद्र यादव जी द्वारा रचित सारा आकाश सबसे पहले 1951 में प्रेत बोलते हैं के नाम से उनके पहले उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुआ था, जिसे 1959 में थोड़ी काट छाट के बाद संशोधित रूप में सारा आकाश नाम से तीसरे उपन्यास के रूप में प्रकाशित किया गया, जो राजेंद्र यादव जी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस उपन्यास की लोकप्रियता को देखते हुए तो बासु चटर्जी ने 1969 में सारा आकाश नाम से एक फिल्म भी बनाई थी, जो लोगों ने काफी पसंद भी की। 208 पेजेस की इस किताब को राधा कृष्ण प्रकाशन ने प्रकाशित किया था, जिसकी प्रिंटेड रेट 250 रुपए है और मैंने ये किताब बुक फेयर से कुछ 180 रुपए में खरीदी थी। अमेजोन और अन्य ऑनलाइन वेबसाइट्स जहां पर ये किताब अवेलेबल है की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इस किताब का कवर और नाम दोनों उपन्यास की कथानक के अनुसार है। किताब का नाम सारा आकाश प्रतीकात्मक है, जो रामधारी सिंह दिनकर की कविता किशोर मन में गूंजती की ये पंक्तियां हैं। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है से प्रेरित है। ओवरऑल किताब की बाइंडिंग, पेजेस क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी काफी अच्छी है। यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला उपन्यास है, जिसके कथानक का केंद्र स्वतंत्रता के बाद देश और समाज में धर्म, संस्कृति और संस्कार के नाम पर थोपी गई कुरीतियों, कुप्रथाओं, रूढ़ियों और मान्यताओं का शिकार होने वाले समर और प्रभा नाम के एक नवविवाहित जोड़े की कहानी है, जो स्वतंत्र भारत की नई पीढ़ी की नई सोच और विचारधारा का नेतृत्व करते हैं। उपन्यास सच्ची घटना से प्रेरित है, जो संयुक्त परिवार के मसलों, रिश्तों की खींचतान, स्वार्थवृत्ति प्रेम, व्यक्तिगत और वैवाहिक जीवन की समस्याओं का सजीव चित्रण करता है। इस उपन्यास की कहानी का केंद्र आगरा, उत्तर प्रदेश में रहने वाला 9 सदस्यीय निम्न मध्य वर्गीय एक राजपूती परिवार है। उपन्यास का नायक समर है और नायिका समर की पत्नी प्रभा है। परिवार में माता पिता, समर का बड़ा भाई धीरज और उसकी पत्नी यानी समर की भाभी, 2 छोटे भाई हैं अमर और कुंवर नाम के और एक छोटी बहन मुन्नी नाम की। परिवार के प्रत्येक सदस्य का अपना अलग व्यवहार है और अपना अलग स्वभाव है। परिवार का माहौल परंपरावादी पुराने विचार वालों वाला है। मुन्नी का विवाह उसकी नाबालिग अवस्था में ही हो गया था, जिसके परिणामतः वह अपनी शादी के 2 साल बाद ही अपने पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने और छोड़े जाने पर मायके आकर ही रह रही थी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्योंकि घर में कमाई का जरिया पिता की 25 रुपए मासिक पेंशन और बड़े भाई धीरज की 90 रुपए मासिक तनख्वाह है, जिससे पूरे घर का चरितार्थ होता है, यानी खाने वाले 10 और कमाने वाले 2। ऐसा अक्सर संयुक्त परिवारों में देखा ही जाता है। उपन्यास को 2 खंडों में और प्रत्येक खंड को 10-10 अध्यायों में बांटा गया है। उपन्यास की शुरुआत प्रथम खंड पूर्वार्ध सांझ बिना उत्तर वाली 10 दिशाएं के प्रथम अध्याय समर और प्रभा की सुहागरात से होती है। नायक समर, जो तकरीबन 20 साल का युवा लड़का है, बहुत ही संवेदनशील, समझदार, विचारशील, नेकदिल, महत्वाकांक्षी, अव्यवहारिक, असंयमी, भविष्य के प्रति आशावादी, उच्च आकांक्षाओं वाला और आदर्शवादी विचारधारा वाला लड़का है। वह अपने मन में आकाश जितनी अनिश्चितताएं लिए हुए है। भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं उसके अंतरतम में बसी हुई हैं और वह चोटी भी रखता है। इंटर की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन तत्कालीन रिवाजों, मान्यताओं और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते समर के ना चाहते हुए भी उसके माता पिता उसका विवाह प्रभा से करा देते हैं। समर का विवाह होने से घर में अशांति सी छा जाती है, जिसकी एक नहीं अनेक वजह होती हैं, लेकिन मुख्यतः तो कमाने वाले कम और खाने वाले ज्यादा है।
उपन्यास की नायिका समर की पत्नी प्रभा, जो सुंदर, सुशील, संस्कारी, सहनशील, कर्मशील और सहिष्णु है, कार्यकुशल है, मेहनती है, हिम्मती है, पढ़ी लिखी भी है, खूब समझदार और जीवन शक्ति से भरपूर है। वह सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती। वह घरों के बड़ों से पर्दा भी नहीं करती तो उनके आगे बोलती भी नहीं है। वह सरल स्वभाव की है, छल कपट रहित है और आदर्श पत्नी के रूप में समर का साथ भी देती है। समर, जो कि आगे पढ़ना चाहता था, जिसका ना चाहते हुए भी विवाह कर दिया जाता है, वह आगे एमए करके प्रोफेसर बनने का ख्वाब देखता है। वह इस विवाह को अपने पैरों की बीड़ियां समझता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकेगा। पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के कारण पुरुषवादी अहम में चूर वह सुहागरात की रात प्रभा से बात तक नहीं करता, कमरा छोड़कर छत पे चले जाता है। प्रभा भी समर से बात करने की कोई पहल नहीं करती। उसे तो पता भी नहीं चलता कि कब समर कमरे से निकलकर बाहर चला गया। समर प्रभा के इस व्यवहार को अपना बड़ा अपमान समझता है, जो उसके अहम को बहुत आहत करता है। दोनों के बीच यह संवादहीनता की स्थिति लगभग 1 साल तक बनी रहती है। समर और प्रभा एक साथ एक घर में, एक कमरे में, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन बिल्कुल चुप, एक दूसरे से एक शब्द बात तक नहीं करते। समर अक्सर इस और प्रभा के बारे में कुछ विचार भी करता है और एक दिन प्रभा से बात करने की सोचता भी है, लेकिन क्या होता है कि वह उस रात प्रभा से बात करने की बजाय उससे कभी बात नहीं करने की कसम खा लेता है और दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती बढ़ती बहुत बढ़ जाती हैं। इस चुप्पी का वास्तविक कारण तो समझ नहीं आता, नजर आती है तो बस सामाजिक मर्यादाएं, सांस्कृतिक लिहाज और पुरुषवादी मानसिकता। घर में आए दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आवाज होती है बाबूजी की, माँ की, भाभी की और सुनाया जाता है प्रभा को, कभी काम को लेकर, कभी पर्दा ना करने को लेकर, कभी उसके पढ़े लिखे होने को लेकर, तो कभी उसके सुंदर होने को लेकर। घर में कोई भी उसे एक आंख पसंद नहीं करता और इधर प्रभा पूरे दिन बेगार की तरह घर के कामकाज में लगी रहती है, अपने कर्तव्यों का, जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी से पारायण करती रहती है और किसी को कुछ नहीं कहती, चुपचाप रहती है, अकेले में रो लेती है और अंदर ही अंदर घुटती रहती है। दोस्तों, उपन्यास के इस खंड का नाम सांझ उपमात्मक है, जो इस खंड में जीवन के प्रवाह को निराशावादी, नकारात्मक, बोझिल सा प्रतीत करवाता है। उपन्यास के इस खंड के नाम को सार्थकता भी प्रदान करता है। लेकिन यह कहानी बस इतनी सी नहीं है, यह तो इस कहानी के प्रथम खंड का बस एक पहलू है, एक पक्ष है। इस उपन्यास का दूसरा खंड उत्तरार्ध, जिसका नाम सुबह, प्रश्न पीड़ित 10 दिशाएं, अभी बाकी है, जो कहानी में जीवन के प्रवाह में एक अलग उत्साह, एक अलग उम्मीद पैदा करता है और कहानी एक नई दिशा में नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने लगती है और अधिक निविड़ हो जाती है। उपन्यास का अंत आते आते इस उपन्यास की कहानी इतनी निविड़, इतनी गहरी, इतनी गहन हो जाती है कि कथा आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी और कुछ देर तक आप बस समर और प्रभा के बारे में सोचते रह जाएंगे। दोस्तों, लगभग 200 पेजेस की यह किताब सांस्कृतिक तथा सामाजिक धरातल पर रची गई है, जिसमें पारिवारिक और वैवाहिक समस्याओं के चक्रव्यूह में उलझे समर और प्रभा के संघर्षों की कहानी को बताया गया है, जो एक लोअर मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली में रहते हैं। पारिवारिक माहौल ऐसा है कि समर और प्रभा चाहकर भी एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते, साथ खाना नहीं खा पाते, कहीं घूमने बाहर नहीं जा पाते, ना सिनेमा देख पाते। यह उपन्यास समर और प्रभा की संयुक्त परिवार में रहते हुए बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के चलते पढ़ने की चाह, कमाने की मजबूरी और पारिवारिक खींचतान के बीच कोई रास्ता निकाल लेने की कहानी है, जिसमें वे दोनों अपने लिए थोड़ा सा आकाश, थोड़ी सी जमीन की मांग करते हैं। कथा वस्तु 1947 के बाद की है और कहानी आगरा, उत्तर प्रदेश की है। यह एक समस्या प्रधान उपन्यास है, जिसमें सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं, कुरीतियों और धर्म के नाम पर कुप्रथाओं के बीच पिसती युवा पीढ़ी की दारुण व्यथा को दर्शाया गया है, जिनके द्वारा विरोध किए जाने पर भी ना चाहते हुए भी बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी समस्याओं के आगे अपने घुटने टेकने पड़ जाते हैं। घुटन होने लगती है और ये घुटन बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वह समर और प्रभा की कहानी की तरह लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है।
इस कहानी की भूमिका एक अंतरंग सारा आकाश से पता चलता है कि इसका कथानक सच्ची घटना से प्रेरित है। समर और प्रभा नाम का दंपति जोड़ा वास्तव में आगरा में रहा करता था, जिनकी कहानी से प्रेरित यह उपन्यास रचा गया है। इस उपन्यास को लेखक ने आत्मकथात्मक शैली में नायक समर की ओर से फर्स्ट पर्सन एंगल से लिखा है। जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया था कि इस उपन्यास का नाम प्रतीकात्मक है। वास्तव में कहूँ तो इस किताब का नाम सारा आकाश और इस उपन्यास का जो 2 खंडों में विभाजन किया गया है, पूर्वार्ध सांझ और उत्तरार्ध सुबह करके, सब बहुत ही ज्यादा अर्थपूर्ण है, बिल्कुल उपन्यास की कहानी के अनुसार है। उपन्यास का नाम सारा आकाश युवाओं को अपनी स्वयं की इच्छाओं और आकांक्षाओं को जीने के लिए, असीम क्षमताओं और संभावनाओं को पहचानने के लिए, अपने सपनों और सामर्थ्य की असली उड़ान के लिए प्रतीकात्मक रूप में उपयोग किया गया है। तो समर और प्रभा को नई सोच और विचारधारा वाली भारतीय युवा पीढ़ी के प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो समर और प्रभा के रूप में कहीं ना कहीं आप खुद को ही पाएंगे। उपन्यास की शुरुआत प्रथम खंड प्रथम अध्याय समर और प्रभा की सुहागरात से होती है और इस उपन्यास का अंत आपको राजेंद्र जी के इस किताब को लिखने के पीछे छिपे उनके मंतव्य को जानने में सहायक होगा। बेसिकली देखा जाए तो इस उपन्यास में नायक समर के जीवन के शादी से और शादी के बाद 4 महत्वपूर्ण सालों को ही दर्शाया गया है और कहानी को बहुत ही सरल सहज तरीके से कालक्रमानुसार क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया है, जो पाठकों को भटकने नहीं देता। उपन्यास में पात्रों के मध्य संवाद, समर का चिंतन, आत्मनिरीक्षण और उनका शब्दों में निरूपण, घटनाओं का प्रस्तुतिकरण इतनी सत्यता और ईमानदारी से किया गया है कि प्रभा की व्यथा हमारे व्यथा बन जाती है। समर का संघर्ष हमारे मन में तनाव पैदा कर देता है और पारिवारिक माहौल और सामाजिक रूढ़ियों पर क्रोध आने लगता है। तो सीरीज के विचारों को सराहने की इच्छा भी होती है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है, जो पाठकों पर अपनी पकड़ भी बनाए रखती है। सीधी सरल हिंदी भाषा में रचित इस उपन्यास में वाक्य रचना विविधता लिए हुए है, जिन्हें उर्दू, तत्सम, अंग्रेजी आदि शब्दों के प्रयोग से और अधिक प्रभावी बनाया गया है, जो पात्रों के चरित्र चित्रण में और पाठक गण को पात्रों के मध्य एक कनेक्शन स्थापित करने में मददगार साबित होता है। भाषा में कहावतों और मुहावरों के प्रयोग ने उपन्यास को और अधिक रोचकता प्रदान की है। शिक्षित और अनपढ़ पात्रों की भाषा में अंतर और पात्रों की मनस्थिति का वर्णन करते समय और आक्रोश वाले क्षणों में भाषा तथा शब्दों का चयन पात्रों की भाव भंगिमा और स्वभाव के अनुसार बदलती नजर आती है, जो कहानी को और इंटेंस बनाने में सहायक साबित होती है। लेखन शैली वास्तविक परिदृश्यों पर आधारित है, यथार्थपरक है, व्यंग्यात्मक भी है, वर्णनात्मक है और रूपक प्रधान है। लेखक ने इसे आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। सामाजिक विसंगतियों पर कटाक्ष करने में भी कोई संकोच नहीं किया है। बहुत सी जगह संवाद तथा पात्रों के मध्य चर्चाएं गंभीर अवश्य हो जाती हैं, परंतु बोझिल नहीं लगती। यह कोई बड़ा उपन्यास नहीं है। 208 पेजेस के इस उपन्यास को पढ़ने में प्रत्येक पाठक को उसकी क्षमता के अनुसार समय लग सकता है, जैसा कि मैं कहता आया हूँ। उपन्यास आसान है, भाषा सरल है। इस उपन्यास को कोई भी पाठक 2 से 3 दिन में पढ़ लेगा। उपन्यास में स्थानों जगहों के विस्तृत वर्णन का अभाव है। यह उपन्यास 70 साल पहले जिन परिस्थितियों और समस्याओं को ध्यान में रखकर लिखा गया था, आज भी बहुत से अर्थों में सामाजिक धरातल पर यह उपन्यास उतना ही प्रासंगिक है। समाज का आईना दिखाता है जितना तब था। हालांकि अब परिस्थितियां पहले से सुधरी हैं। कई सामाजिक समस्याएं आज समस्याएं नहीं रही हैं। लोग जागरूक हुए हैं। बहुत सी कुप्रथाएं और कुरीतियों पर सख्त कानून बने हैं और उनका कड़ाई से पालन भी हो रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और ही है। शहरों और गाँवों में आज भी बहुत सारे संयुक्त परिवारों की ऐसी ही स्थिति देखी जा सकती है जैसी इस उपन्यास में दिखाई गई है। राजेंद्र जी संयुक्त परिवार को मानव प्रगति में बाधा मानते थे। इस उपन्यास में शिरीष के माध्यम से उन्होंने संयुक्त परिवार के दोष गिनाए हैं। व्यक्तित्व का विकास ऐसे संयुक्त परिवार में नहीं हो सकता जिस तरह के संयुक्त परिवार का उन्होंने इस उपन्यास में चित्रण किया है। परिवार से अलग होकर रहने के ख्याल समर और प्रभा के मन में भी आते थे। राजेंद्र जी संयुक्त परिवार के बुनियादी महत्व को अस्वीकार नहीं करते। वे मानते थे कि सिर्फ पारिवारिक झगड़ों और मुख्यतः आर्थिक समस्याओं के कारण ही संयुक्त परिवारों की प्रथा टूटती जा रही है, और यही वे अपने इस उपन्यास में भी दिखाना चाहते थे कि आधुनिक शिक्षा, नवीन दृष्टिकोण, आधुनिक युग का आगमन, व्यक्तिकता का महत्व आदि संयुक्त परिवारों का एकाकी परिवारों में परिवर्तित होने का मुख्य कारण है।
उपन्यास में सामाजिक समस्याओं और निष्काम प्रेम को जीवंत करने में बिल्कुल सफल हुआ है। सहायक किरदारों को थोड़ा और उभार कर कथानक को थोड़ा और अधिक मार्मिक बनाया जा सकता था। उपन्यास में सामाजिक समस्याओं के स्थान पर पारिवारिक समस्याओं को ज्यादा तवज्जो दी गई है, ऐसा प्रतीत होता है। राजेंद्र यादव जी ने यह उपन्यास सभी वर्ग के पाठकगणों को ध्यान में रखकर लिखा है। यह किताब और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि स्कूलों, कॉलेजों और बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में यह किताब हिंदी साहित्य के सिलेबस का हिस्सा बनी हुई है। अंत में मैं इस उपन्यास के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि आप इस उपन्यास को जरूर पढ़ें, तभी आप इस उपन्यास में राजेंद्र यादव जी की शिल्प कला और इस किताब को लिखने के पीछे उनके मंतव्य को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। उक्त समीक्षा को देखते हुए और आज के समय में इस उपन्यास की प्रासंगिकता को देखते हुए मैं इस किताब को ओवरऑल 5 में से 4 स्टार रेटिंग देता हूँ। इस किताब का बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बुक रिव्यू, कविताओं और कहानियों के लिए बने रहिए। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।